हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वास्तिक लॉ एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं जो ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये वीडियो इम्पोर्टेंट है उन सभी के लिए जो आरजेएस की तैयारी करना चाहते हैं या जो आरजेएस के बारे में जानना चाहते हैं कि एग्ज़ाम क्या है, कैसे होता है, क्या सिलेबस होता है, कैसे इसकी तैयारी करनी चाहिए। ये सारी बातें आज मैं इस वीडियो में करूँगा और ये वीडियो उन सब के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो लॉ कर रहे हैं या जो लॉ कर चुके हैं या जिनका लास्ट टाइम प्री नहीं निकला था। उन सब के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं इस वीडियो में स्ट्रेटेजी जो है आरजेसी कैसी होनी चाहिए, क्या टिप्स होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो का पर्पस एक ये भी है कि अभी हमारा एक बैच स्टार्ट हो रहा है, तो उसके बारे में भी जानकारी देनी है कि 21 अगस्त से मॉर्निंग बैच 8 से 12 आरजेएस फाउंडेशन के लिए स्टार्ट हो रहा है, जिसके लिए 7 दिन फ्री डेमो क्लासेस रहेंगी। ड्यूरेशन इस बैच का होगा 15 महीने के आसपास, जिसको तब तक चलाया जाएगा जब तक कि वैकेंसी नहीं आ जाती, क्योंकि प्रिपरेशन जो है वो कंटिन्यू ही रहनी चाहिए। बीच में ब्रेक आ जाता है तो डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक ये बैच कंटिन्यू रहेगा। एक तो रही बात हमारी बैच की जो हम 21 अगस्त को स्टार्ट कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी या प्रॉब्लम हो आपको या कुछ पूछना हो आपको, तो आप इस नंबर पे फ़ोन करके पूछ सकते हो। टाइमिंग मैंने आपको बता दी है, 8 से 12 रहेंगे। क्रिमिनल, सिविल, लैंग्वेज पेपर सब पे फोकस रहेगा। सारी क्लासेस होती हैं यहाँ पे। 7 डेज़ की फ्री क्लासेस हैं। बैच स्टार्ट हो रहा है 21 अगस्त से। अब मैं दूसरा जो पर्पस है इस वीडियो को बनाने का, अगर मैं उसकी बात करूं, तो वो है आरजेएस के बारे में। कहते हैं किसी भी एग्ज़ाम को पढ़ने से पहले उस एग्ज़ाम को पढ़ना चाहिए, यानी आरजेएस के पढ़ने के लिए आरजेएस को पढ़ो पहले कि आरजेएस है क्या। क्योंकि कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये है कि एग्ज़ाम क्या चाहता है आपसे, ये है क्या। जनरली हम क्या करते हैं, बिना आरजेएस को जाने पहचाने समुद्र में कूद जाते हैं बिना लाइफ जैकेट के। तो पहले मेरा प्रयास ये रहेगा इस वीडियो में कि मैं आपको बताऊं आरजेएस के एक एक चीज़ के बारे में कि क्या क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, क्या सिलेबस रहेगा, कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। जितने भी आपके दिमाग में क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सारे मैंने पीपीटी में लिख रखे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूं तो वो है कि एग्ज़ाम जो आपका आरजेएस का होगा उसके अंदर 3 स्टेजेस होती हैं। जैसे पहला आपका होगा प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, ठीक है। उसके बाद आपका होगा मेंस का एग्ज़ाम, जो कि लगभग 1.5 महीने के बाद होता है, जब आप प्री हो जाता है, रिज़ल्ट आने के 1.5 महीने बाद। और उसके बाद में आपका होता है इंटरव्यू। तो ये 3 स्टेजेस होती हैं जिन पे आपका आरजेएस एग्ज़ाम कराया जाता है। प्री वो पास हुए आप, 1.5 महीने बाद आप रिज़ल्ट आने के 1.5 महीने बाद आप मेंस दोगे और उसके बाद आप इंटरव्यू दोगे। अब प्री की बात हम करते हैं, जो सबसे पहला एग्ज़ाम होता है उसके अंदर लॉ पूछी जाती है आपसे 70 नंबर की, 70, और हिंदी आती है 15 और इंग्लिश आती है 15। टोटल होता है 100, और 100 में से आपको मार्क्स लाने होते हैं अराउंड 80। ये होता है सेफ स्कोर। डिपेंड करती है, कट ऑफ ऊपर नीचे होती रहती है। जैसे अभी इस बार जो कट ऑफ गई है वो 73 गई है, आउट ऑफ 100 73 कट ऑफ गई है। कई बार 75 भी गई है, पर 80 माना जाता है कि अगर आप 80 ला सकते हो तो वो एकदम सेफ है। तो आपका टारगेट होना चाहिए 80 प्लस, जिसमें मैंने आपको बता दिया 70 नंबर की आपके लॉ आती है। लॉ में क्या क्या आता है ये मैं भी आपको बताऊंगा, पूरा सिलेबस कि लॉ के अंदर क्या क्या आता है। 15 की हिंदी आएगी, प्रॉपर ग्रामर बेस्ड है, ग्रामर आती है हिंदी की, इंग्लिश में भी ग्रामर आती है।
तो ये तो रही बात आपकी प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम की। अब प्री एग्ज़ाम की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और प्री में आपका स्कोर चाहे कितना भी रहा हो, वो मार्क्स आपके मेंस के एग्ज़ाम में नहीं जुड़ते हैं। आपको सिर्फ प्री का एग्ज़ाम पास करना होता है, नंबर चाहे कितने भी आए फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको। उसके बाद मैं मेंस के एग्ज़ाम की बात करता हूँ आपसे। प्री का एग्ज़ाम 100 नंबर का होता है, वो जब हो जाता है उसके बाद रिज़ल्ट आने के अप्रोक्स 1.5 महीने के बाद आपका मेंस का एग्ज़ाम होता है। ये 1.5 महीने में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी इस बार हाई कोर्ट ने सिर्फ 45 दिन 1.5 महीने ही दिए हैं जिस दिन रिज़ल्ट आया था प्री का मेंस की तैयारी के लिए। तो मैं आपको बताऊंगा कि मेंस की तैयारी क्या 1.5 महीने में हो सकती है या नहीं हो सकती है, क्या सही है या गलत है, या वो पता चलेगा इस वीडियो के आने वाले पार्ट में। तो रही बात मेंस की, तो मेंस का जो एग्ज़ाम होता है वो 300 नंबर का होता है, जिसमें आपकी 100 नंबर की सिविल की लॉ होगी, 100 नंबर की क्रिमिनल लॉ होगी, 50 नंबर का आपका हिंदी का लैंग्वेज पेपर होगा और 50 इंग्लिश लैंग्वेज पेपर होगा। यहाँ पे मेंस में जो हिंदी और इंग्लिश के लैंग्वेज पेपर होते हैं वहाँ पे आपसे निबंध लिखवाते हैं, एसेज लिखवाते हैं। हिंदी जो 50 नंबर का पेपर है उसमें 3 ऐसे आपको लिखवाएंगे, चॉइस भी होती है। इंग्लिश में भी ऐसा ही है, आपसे 3 ऐसे लिखवाएंगे। तो प्री में तो ग्रामर आ रही है, मेंस में ग्रामर नहीं आती है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपसे निबंध एसेज लिखवाते हैं, 3 एसेज। तो ये तो होता है लैंग्वेज का पार्ट, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी में 3 ऐसे, इंग्लिश में 3 ऐसे। फिर रही बात लॉ की, तो क्रिमिनल लॉ का पेपर अलग होता है, सिविल लॉ का पेपर अलग होता है। ये चारों पेपर 2 दिन में कंडक्ट करवाए जाते हैं। जैसे अभी जो मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है वो होगा 31 अगस्त और 1 सितंबर को, और एक दिन में 2 एग्ज़ाम होंगे। लॉ का होता है, साथ में एक लैंग्वेज का होता है। नेक्स्ट डे एक लॉ का होता है और साथ में एक लैंग्वेज का होता है। तो ये मैंने आपको बताया प्री के एग्ज़ाम के बारे में और मेंस के एग्ज़ाम के बारे में। मेंस आप क्वालिफाई कर लेते हो, फिर आप इंटरव्यू में जाते हो जो कि 35 नंबर का होता है। अब बात करते हैं कि सिलेबस क्या है आरजेएस का। अभी तो आपको मैंने बताया कि आरजेएस का जो एग्ज़ाम होता है वो किन स्टेज में होता है और किस तरीके से कराया जाता है, नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती है। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो सिविल का पेपर होता है आपका, जिसमें आपके सिविल के लॉ होते हैं। एक पेपर होता है आपका क्रिमिनल का, जिसमें सारे आपके क्रिमिनल के लॉ होते हैं। सवाल ये है कि सर क्या सारे एक्ट इम्पोर्टेंट हैं? तो हाँ, हर एक एक्ट इम्पोर्टेंट है। मैं तो कहता हूँ एक्ट ही नहीं, हर एक एक्ट का हर सेक्शन इम्पोर्टेंट है। आप अफोर्ड कर ही नहीं सकते छोड़ना। जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है, हर सेक्शन इम्पोर्टेंट बन जाता है, एक्ट तो बहुत दूर की बात है। तो ये है आपका सिलेबस लॉ का। और याद रहे जो मेंस का सिलेबस है वो ही आपका प्री का सिलेबस भी है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है लॉ की जहाँ तक बात है, ठीक है। उसके बाद ये आपका हिंदी का सिलेबस है। ये सिलेबस सिर्फ प्री का है, ग्रामर पार्ट हिंदी में ये आता है, इंग्लिश में ये आता है। पर मेंस की अगर मैं बात करूं आपसे तो सिर्फ एसेज आते हैं, ग्रामर आपसे नहीं पूछाती है। ये जो ग्रामर पार्ट है ये सिर्फ प्री के एग्जाम में आता है। तो आपको ये चीज़ क्लियर है कि जो प्री का पेपर है उसमें 70 नंबर के लॉ के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपका सिविल भी होगा क्रिमिनल भी होगा। 30 नंबर के लैंग्वेज का पार्ट है, उसमें हिंदी इंग्लिश पूछी जाती है। फिर आप मेंस पे आते हो, मेंस में 4 पेपर होते हैं, सिविल क्रिमिनल हिंदी इंग्लिश। सिविल में सिविल के सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, क्रिमिनल में क्रिमिनल के सब्जेक्ट्स आते हैं, हिंदी में 3 ऐसे लिखवाएंगे, इंग्लिश में भी आपसे 3 ऐसे लिखवाएंगे। सिलेबस मैंने आपको बता दिया।
अब सवाल ये है कि सर क्या इन बेरेक्टों के बाहर से भी कुछ आ सकता है, या हमारी अप्रोच सिर्फ ये रहे कि बेरेक्ट ही काफ़ी है? तो ऐसा नहीं है, सिर्फ बेरेक्ट तक ही सीमित नहीं है आरजेएस। आरजेएस क्लियर करना है आपको तो आपको केसेस भी करने पड़ेंगे जो कि बेरेक्ट में आपको नहीं मिलने वाले। और केसेस चाहे करेंट हो चाहे लैंडमार्क हो। करेंट वो केसेस होते हैं जैसे अभी इस साल सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या जजमेंट आए, तो करंट केस है, लेटेस्ट केस है। कई बार आपसे लेटेस्ट केस लॉज भी पूछ ले जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर, फ़र्क नहीं पड़ता चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, अधिकतर प्री में पूछे जाते हैं लेटेस्ट केस लॉज। लैंडमार्क केस लॉ भी आपसे पूछे जाते हैं चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। तो ये केस लॉ एक ऐसा एरिया है जो बेरेक्ट में नहीं है, बेरेक्ट के बाहर है, ये आपको कवर करना पड़ेगा। सेकंड, अमेंडमेंट्स, संशोधन जिन्हें कहते हैं। अब अमेंडमेंट भी ऐसा पार्ट है जो कि वैसे तो बेरेक्ट के अंदर ही आपको मिल जाएगा कि कौन सा सब सेक्शन, कौन सा सेक्शन, कौन सा क्लॉज, कौन से संशोधन से, कौन सा अमेंडमेंट से ऐड हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के लिए और कुछ हद तक मीन्स के लिए भी, कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सेक्शन कौन सा अमेंडमेंट से ऐड हुआ है। और रही बात कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो अभी तक इतने सारे अमेंडमेंट्स हैं, मोर देन 100, और कई बार बहुत सारे उनमें से इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आ जाते हैं कि भाई इस अमेंडमेंट से क्या ऐड हुआ है बताओ, इस अमेंडमेंट से क्या ऐड हुआ है बताओ। तो अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एज फार एज आरजेएस इज कंसर्न। तीसरी बात मैं आपको बोलूँ जो आपको बेरेक्ट में नहीं मिलेगी वो है मैक्सिम्स। क्वेश्चन मैक्सिम्स पे आते हैं चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। प्री में भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाता है मैक्सिम पे बेस्ड, कि बताओ ये मैक्सिम क्या बोलती है, ऐसा क्या मतलब है, या ये मैक्सिम कौन से सेक्शन पे बेस्ड है। अभी आपको बेरेक्ट में नहीं मिलेगी, आपके सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में है पर बेरेक्ट में नहीं है, उसको आपको अलग से पढ़ना होगा। ऐसे ही लास्ट है आपका डॉक्ट्रिन्स। बहुत सारी डॉक्ट्रिन्स, बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं जो आपको बेरेक्ट में नहीं मिलेंगे, आपको बाहर से पढ़ने पड़ेंगे। ऐसे ऐसे डॉक्ट्रिन जो आपको समझ में नहीं आएंगे इनके वर्ड्स क्या हैं, और इन पे केसेस भी पढ़ने पड़ते हैं। जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, क्या मतलब होता है इसका, कौन से केस में ये आया था। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको बेरेक्ट में नहीं मिलेंगी, और कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको बेरेक्ट में मिल जाएंगी। तो मैंने आपको बता दिया कि आपका जो आरजेएस का सिलेबस है वो हाई कोर्ट ने दे रखा है। उसके अलावा अगर आपको जो चीज़ पढ़नी है और जो वो चीज़ पूछते हैं वो ये 4 चीज़ें। अब ये हमने बात की आरजेएस के सिलेबस की। पहले हमने बात की कि आरजेएस का एग्ज़ाम किन स्टेज में होता है, फिर हमने बात की कि उसके सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है आपको। बेरेक्ट तो पढ़ने ही है, ठीक है, और साथ में इन चीज़ों को भी पढ़ना है। अब एक चीज़ और याद रखना, अभी जो ये सिलेबस मैंने आपको दिखाया है, सिविल लॉ 1 और क्रिमिनल लॉ, ठीक है, सिविल लॉ का पेपर और क्रिमिनल लॉ का पेपर, यहाँ पे पुराना वाला मैंने क्रिमिनल लॉज लिखे हैं, सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस। अब आपको पता है 1 जुलाई से नए लॉज आ गए, तो अब आपका जो आरजेएस का पेपर होगा वो उन नए लॉ पे बेस्ड होगा, जिसको बीएनएस और ये सब है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ज़रूर दिमाग में रखना कि आपके सिलेबस में अब नए वाले कानून ऐड कर दिए जाएंगे। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो दिमाग में आते हैं जब भी कोई तैयारी स्टार्ट करने जाता है आरजेएस की, और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है उसके आधार पर मैं आपको बताता हूँ, उन सारे क्वेश्चन को एड्रेस करता हूँ। जैसे पहला कि सर सारे क्वेश्चन, सारे सेक्शंस ज़रूरी हैं बेरेक्ट के अंदर, जितने भी सेक्शंस होते हैं क्या सर सारे सेक्शंस करने ज़रूरी हैं? बिल्कुल ज़रूरी हैं। प्री के लिए आप अफोर्ड नहीं कर सकते सेक्शन को छोड़ने का। हाँ, कुछ ऐसे हो सकते हैं, बहुत कुछ, जिनको आप छोड़ सकते हो, बट अधिकतर आपको सारे सेक्शंस करने पड़ते हैं, सारे लॉ पढ़ने पड़ते हैं, सारे सेक्शंस पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि कहाँ से क्या उठा के आपसे पूछ ले जाए कुछ नहीं पता। और जिस हिसाब से पेपर बन रहे हैं आजकल, सारा एरिया ही जहाँ तक प्री के बात है इम्पोर्टेंट ही हो जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आता है कि सर बेरेक्ट काफ़ी हैं या बाहर से पढ़ना है, तो मैंने आपको बताया कि बेरेक्ट जब आप पढ़ लोगे तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बेरेक्ट में नहीं है। जैसे केस लॉज,
ये प्री में भी आते हैं, मेंस में भी आते हैं। आप कहाँ से लिखोगे केस लॉस को, वो आपको करने पड़ेंगे, चाहे करंट हो चाहे लैंडमार्क हो। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी ऐसे मैक्सिम्स हो गई, डॉक्ट्रिन्स हो गई, ये आपको नहीं मिलने वाले। डिफरेंस के क्वेश्चन हो गए, बेरेट में नहीं मिलेंगे आपको, कहाँ से करोगे आप, बाहर से करोगे ये सब चीज़ें। तो सिर्फ बेरेट के आधार पर मत लेना, बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बाहर से भी कवर करनी पड़ेंगी। तीसरी सर, केसेस करने ज़रूरी हैं, बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरी हैं। केसेस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपका प्री में, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपका मेंस में, दोनों जगह डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। कि प्री में तो सीधे सीधे बोल देते हैं ये केस किससे संबंधित है, या ये चीज़ कौन से केस में हेल्ड हुई थी, और मेंस में पूछ लेते हैं कि इस प्रोविज़न को बताओ विद द हेल्प ऑफ केस। तो केसेस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नहीं छोड़ सकते आप। फिर टाइम दूसरा दिमाग में आता है कि सर आरजेएस की तैयारी के लिए कितना समय दिया जाना चाहिए। तो देखो, अगर आपने लॉ कर ली है तो 1.5 साल, तो 1 से 1.5 साल तो मिनिमम है कि आपको सिंसियर तरीके से तैयारी करनी चाहिए। ये एक एवरेज टाइम है, कई लोग कम में भी कर सकते हैं, कईयों को और ज़्यादा चाहिए होता है, पर मैं एक एवरेज टाइम बता रहा हूँ, 1.5 से 1.5 साल जितनी तैयारी आपको करनी चाहिए आरजेएस को एग्ज़ाम को निकालने की। फिर आता है सर ऑफलाइन ठीक है या ऑनलाइन, ऑनलाइन पढ़ना चाहिए या ऑफलाइन पढ़ना चाहिए। अब देखो, ये भी आप पे ही डिपेंड करता है, आप बाहर कितना कंफर्टेबल तरीके से रह सकते हो, क्लास का माहौल आपको चाहिए, क्लास में एक तरीके से कंपटीशन की फीलिंग आती है, क्योंकि सब लोगों को हम पढ़ते हुए देखते हैं। घर में हम अलग से पढ़ते हैं आइसोलेशन में, तो वहाँ इतना फीलिंग नहीं आ पाती है कि हमारे कॉम्पिटिटर कौन है। तो बेस्ट रहता है कि आप अगर कोचिंग पे आते हो, यहाँ पढ़ते हो, तो आप अपने कॉम्पिटिटर से रोज़ बात करते हो, जो आपके साथ तैयारी कर रहे हो, कल को वही आपके साथ बैठने वाले हैं क्लास के अंदर, एग्ज़ाम के अंदर। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कोई भी मोड चूज़ कर सकते हैं। हमारी क्लासेस दोनों में होती हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। उसके बाद आता है कि सर कितने अटैम्प्ट में आरजेएस होता है। कईयों को देखते हुए सुना होगा आपने, या बोलते हुए सुना होगा आपने कि आरजेएस के लिए तो बहुत अटैम्प्ट्स लगते हैं, पर ऐसा नहीं है। मैं ऐसे बहुत जजेस को जानता हूँ जिन्होंने पहले अटैम्प्ट में आरजेएस का एग्ज़ाम निकाला है। तो बिल्कुल गलत है अगर आपको कोई बोल रहा है कि नहीं 3-4 अटैम्प्ट तो लगते हैं, बिल्कुल नहीं। पहले अटैम्प्ट में आरजेएस लोग बनते हैं। मैक्सिमम सिलेक्शन पहले और दूसरे अटैम्प्ट में हो जाता है, मैक्सिमम। बाकी यहाँ कुछ लोग ऐसे इनका 3rd 4th में होता है, बाकी मैक्सिमम सिलेक्शन फर्स्ट अटैम्प्ट और सेकंड अटैम्प्ट में हो जाता है। तो आप तो यही टारगेट करके चलो कि पहले अटैम्प्ट में आपको पूरा करना है। उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन है तो सर बुक्स भी रेफ़र करनी चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हो और आपके पास अगर टाइम है, वैकेंसी नहीं आई है, तो आप बुक रेफ़र कर सकते हो। बड़े बड़े सब्जेक्ट्स होते हैं, उनकी आप बुक रेफ़र बिल्कुल कर सकते हो। उससे आपकी नॉलेज एक तरीके से ऐड ऑन ही होती है। बुक्स कौन कौन सी रेफ़र करनी चाहिए ये मैं बता दूंगा। फिर सर रिवीजन कैसे करना होता है किसी चीज़ का, तो ये हम क्लास में भी बताते हैं कि किस तरीके से आपको रिवीजन करना होता है, किस तरीके से आपको पढ़ना होता है। क्लास में जब आपको पढ़ा रहे हैं तो अगले दिन आपको रिवाइज़ भी कराते हैं, फिर आपको घर जाके भी पढ़ना चाहिए, कितने रिविजन्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको क्लास में बता देते हैं। फिर सर क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं या सिचुएशन बेस्ड आते हैं, मतलब इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो आजकल जो पैटर्न है वो ये है कि एग्ज़ाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। डायरेक्ट तो आपसे सीधा पूछ लेंगे कि बताओ ये प्रावधान क्या बोलता है, डिफाइन एडमिशन, डिफाइन कन्फेशन। पर प्रॉब्लम बेस्ड में ये होता है कि आपको प्रॉब्लम देंगे कि ए ने बी को ये स्टेटमेंट दिया, अब बताओ क्या ये रेलिवेंट है या नहीं है, तो घुमा के आपसे पूछा जाता है। तो दोनों तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम के अंदर। फिर जजमेंट पे आपको क्वेश्चन आता है कि सर जजमेंट आता है क्वेश्चन पेपर पे, बिल्कुल आता है। आपके सिलेबस में जजमेंट भी पार्ट है, वो भी आपको करना होता है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि सर PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। बिल्कुल करने चाहिए, क्योंकि जब आप पुराने पेपर करते हो आरजेएस के तो आपको एक रोड मैप मिलता है, आपको पता चलता है कि अच्छा इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके दिमाग में क्लैरिटी होती है कि ठीक है, जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ वो सही है या गलत है।
क्योंकि आपको एक पता चल गया, एक रास्ता मिल जाता है PYQ से कि ये क्वेश्चन इस तरीके से एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और चांसेस ये हैं कि जो आज तक पूछा गया है और जिस तरीके से पूछा गया है, बहुत हद तक चांसेस हैं कि वो वैसा ही पूछा जाएगा और उस तरीके से ही पूछा जाएगा, थोड़ा बहुत घुमा सकते हैं उसको। उसके बाद सर पहले प्री की तैयारी करें या पहले मेंस की तैयारी करें? तो मैं आपको बताऊंगा, पहले तैयारी होती है मेंस की। पहले आप पढ़ो कंसेप्ट, डिटेल में पढ़ो, और जब आपको पूरा एक्ट अच्छे से आ जाए और प्री का जब नोटिफिकेशन आ जाए तब आप फिर प्री के लिए पढ़ो। क्योंकि पहले अगर आप प्री के लिए पढ़ोगे और प्री का एग्ज़ाम अगर आप निकाल देते हो तो जो आपको 1.5 महीना मिलेगा, उस 1.5 महीने में आप मेंस की तैयारी नहीं कर सकते हो। इसलिए मेंस की तैयारी पहले से ही होती है। अभी मेरे पास इतने स्टूडेंट्स हैं जो मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं प्रेजेंटली, RGS मेंस का। मैं देख रहा हूँ कि उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेंस के एग्ज़ाम में। वो इसलिए हो रही है क्योंकि उन्होंने पहले से ज़्यादातर मेंस के एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करी है। और जो यहाँ के बच्चे हैं, मेंस का जो बैच चलाया हमने, वहाँ पे सब बच्चे आए कि उन्होंने कोचिंग ली है, जिन्होंने कभी कोचिंग नहीं लिया दूसरी कोचिंग के हैं, तो ये प्रॉब्लम उनको देखने को बहुत मिल रही है। इसलिए पहले से ही तैयारी करो मेंस की भी। फिर बेयर एक्ट, कि सब बेयर एक्ट कौन से लेने होते हैं। डिग्लॉट बेयर एक्ट लें जहाँ पे हिंदी इंग्लिश है, या यूनिवर्सल वाले बेयर एक्ट लें। तो अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो डिग्लॉट के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो भी मैं आपको बोलूँगा कि आप डिग्लॉट ही लो। क्यों? क्योंकि जो चीज़ आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आती है कई बार, वो आपको हिंदी में पढ़ के समझ में आ जाती है, खासकर इलस्ट्रेशंस। तो फ़ायदा तो ये है कि आप दोनों लैंग्वेज में लो। उससे ये होगा, क्योंकि जज बन के आपको काम भी तो हिंदी में ही करना है, इंग्लिश में तो करना नहीं है। तो आपको क्यों लैंग्वेज पहले से नहीं पता होनी चाहिए कि इस चीज़ को हिंदी में ये बोलते हैं। तो ये एक तरीके से बेसिक क्वेश्चंस मैंने आपको बताए जो आपके दिमाग में आते हैं। इसके बाद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि सर नोट्स कैसे बनाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट अगर कोई है इस वीडियो का तो वो ये है कि सर नोट्स कैसे बनाने हैं। कईयों को आपने सुना होगा कि डिटेल में नोट्स बनाने हैं, बड़ी बड़ी नोटबुक भर लेते हैं। कईयों को बोलते हुए सुना होगा कि नहीं, शॉर्ट में नोट्स बनाओ पॉइंट वाइज। और ये एक तीसरी चीज़ है जो आपने बहुत कम सुनी होगी, जनरली हर कोई इसको बताता नहीं है, कि बेयर एक्ट में ही नोट्स बना लो। तो मैं आपको भी बताता हूँ कि किस तरीके से आपके लिए कौन सा ज़्यादा बेस्ट रहता है। जैसे डिटेल्ड नोट्स हैं, अब आपको डिटेल नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको किसी चीज़ का प्रोसीजर पता लगाना है, किसी चीज़ का ऑब्जेक्ट है, किसी चीज़ का जुरिस्प्रूडेंस है, ठीक है, या कोई केस है तो उसके क्या फैक्ट्स हैं, डॉक्ट्रिन्स हैं, डिफरेंस हैं। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको डिटेल में लिखनी चाहिए, ताकि जिससे आपके कंसेप्ट्स क्लियर हों। और जितने अच्छे से कंसेप्ट्स क्लियर होंगे उतने अच्छे से आप जो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और जो जजमेंट का एग्ज़ाम होता है उसको आप क्लियर कर सकते हो। तो मेजर लॉ के ऊपर तो आप बिल्कुल डिटेल में नोट्स बनाओ, उसमें ऑब्जेक्ट लिखो, पर्पस लिखो, जो क्लास में बता रहे हैं उसको लिखो। अगर कोई केस लॉ बताया है तो उसके फैक्ट्स लिखो, क्योंकि फैक्ट्स तो अच्छे खासे होते हैं, काफ़ी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, पर ज़रूरी भी हैं। क्योंकि आप बिलीव नहीं करोगे, फैक्ट्स आपके प्री के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं, मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। कई बार इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं कि ये जजमेंट है इसके फैक्ट्स बताओ, सॉरी ये केस है इसके फैक्ट्स बताओ। तो इम्पोर्टेंट है, फैक्ट्स जानने बहुत ज़रूरी है केस लॉस के। तो आपके डिटेल नोट्स में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। पर सवाल ये है कि डिटेल नोट्स आपके मेंस के टाइम पे काम नहीं आते, क्योंकि 1.5 महीने में आप कितने नोट्स पढ़ लोगे। इसलिए दूसरा तरीका ये होता है शॉर्ट नोट्स। आप अपने डिटेल के नोट्स को शॉर्ट में कन्वर्ट कर लो, और शॉर्ट नोट्स आपके होने चाहिए पॉइंट फॉर्म के अंदर, कि ये डिटेल में मैंने लिखा हुआ है 10 लाइन में। अब इस 10 लाइन को मैं एक लाइन में लिखूंगा, और जैसे ही मैं लाइन देखूंगा मुझे सब याद आ जाएगा जो कि मैंने 10 लाइन में लिखा है,
उनको कहते हैं शॉर्ट नोट्स। और ये शॉर्ट नोट्स ही हैं जो आपके मीन्स में बहुत बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। यहाँ पे जैसे आप पॉइंट्स में लिखो, केसेस हैं तो सिर्फ केस का नाम लिखो और जो उसमें ऑपरेटिंग पार्ट है वो लिखो, ताकि एक दो नोटबुक में ही आपके सारे एक्ट कवर हो जाएं। ये बहुत हेल्पफुल होता है मेंस के लिए। तीसरी चीज़ जो कि मुझे लगता है करनी ही करनी चाहिए आपको, वो है नोट्स इन बेयर एक्ट। ये आपको कोई नहीं बताता, पर मैंने जितना जजेस को देखा है जब वो तैयारी करते थे तो जनरली बेयर एक्ट के अंदर ही वो नोट्स बना लेते थे। जैसे कोई सेक्शन है, अब उस सेक्शन पे कोई केस लॉ है तो आपने उस सेक्शन के साइड में ही केस लॉ को लिख लिया। उस केस लॉ में क्या हेल्ड हुआ है वो भी आपने 2-3 वर्ड में लिख लिया, ताकि बस आपको याद आ जाए देखते ही कि हाँ इसमें ये चीज़ बोली गई थी। दूसरा तरीका, जैसे कोई भी सेक्शन है तो वहीं पे सेक्शन के सामने ही आप उससे संबंधित, उससे रिलेटेड कोई दूसरा अगर कोई सेक्शन उसी एक्ट में है या दूसरे किसी एक्ट में है तो उसको वहीं लिख लो, जिसको हम बोलते हैं इंटरलिंकिंग। कि अगर कोई एक सेक्शन उससे संबंधित, उससे जुड़ा हुआ सेक्शन कहीं और किसी और एक्ट में है या उसी एक्ट में है तो उस सेक्शन के साथ ही उसको लिख लो, ताकि आप जब वो सेक्शन पढ़ो तो आपको एकदम से याद आ जाए कि हाँ इससे मिलता जुलता या इसके साथ हमको ये सेक्शन भी पढ़ना चाहिए। तो आप केस लॉज लिख सकते हो बेयर एक्ट के अंदर। अपने बेयर एक्ट में जो रेलिवेंट सेक्शंस हैं उनको लिख सकते हो। इम्पॉर्टेंट वर्ड आप अंडरलाइन कर सकते हो। हर वर्ड अंडरलाइन मत किया करो, क्योंकि उससे अंडरलाइन करने की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। अंडरलाइन वही करो जिन क्वेश्चन पे या जिन वर्ड्स पे क्वेश्चन आने की संभावना है। जैसे क्लास में जब हम पढ़ाते हैं तो हम आपको बताते हैं कि ये सेक्शन जो आप पढ़ रहे हो, इस सेक्शन में जो ये वर्ड है, ये वर्ड प्री में पूछा जाता है, या फिर मेंस में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये जो वर्ड्स हैं ये लिखने होंगे। तो आप सिर्फ उन वर्ड्स को हाईलाइट करो, अंडरलाइन करो, ताकि आपको पता रहे जब भी आप बेयर एक्ट खोलो कि हाँ सर ने ये अंडरलाइन कराए हैं, ये मार्क कराए हैं, ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। हर सेक्शन में हर वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कुछ की इंग्रेडिएंट्स होते हैं, की वर्ड्स होते हैं, वो ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आप वो ना भूलो और आपको पता रहे जब भी आप बेयर एक्ट रिवाइज करो। इसके लिए बेस्ट है कि आप उन शब्दों को क्लासेस चलने के दौरान उनको अंडरलाइन करो और उनको टिक करो। हर वर्ड अंडरलाइन मत किया करो, सिर्फ इंपॉर्टेंट, तभी आपको पता रहेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये बहुत बड़ी चीज़ है कॉम्पिटिशन एग्जाम को निकालने के लिए। क्या करना है इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं करना है। फिर ये तो बता दिया मैंने आपको, अंडरलाइन कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो, केस का नेम लिखो, रिलेटेड सेक्शन लिखो, नंबर्स लिखो। नंबर का मतलब है, इन नंबर्स का मतलब है जैसे किसी सेक्शन में लिख रखा है 60 डेज अपील फाइल होगी 60 दिन के अंदर, तो आप सिर्फ सेक्शन के बाहर के लिखोगे 60 डेज अपील, 60 और अपील। तो आप हैंड टू हैंड समझ जाओगे कि हाँ ये सब जो सेक्शन में लिखा हुआ है ये चीज़ है। अब इससे होगा क्या, आपने केस लॉ भी अपने बेयर एक्ट में लिख दिए, शॉर्ट में बता दिया कि उसमें क्या लिखा हुआ है, संबंधित सेक्शंस भी लिख दिए, इंपॉर्टेंट वर्ड हाइलाइट्स भी कर दिए। तो इससे अब आप जितनी बार भी बेयर एक्ट पढ़ोगे आपको वो सारी चीज़ें भी रिकॉल होती रहेंगी, केस के नाम भी बार बार रिकॉल होते रहेंगे और जो संबंधित सेक्शंस है वो भी बार बार रिकॉल होते रहेंगे। और मैं आपको बता दूं कि चाहे कुछ भी हो, लिखना आपको वही है आरजेएस मेंस में जो बेयर एक्ट में है। तो जब लिखना वही है बेयर एक्ट में है तो फिर बेयर एक्ट को ही नोट्स में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि बेयर एक्ट के मल्टीपल रिवीजन्स करने हैं, आपको बार बार पढ़ना है, वो बेयर एक्ट ही पढ़ना है। इसलिए बेयर एक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। जब बेयर एक्ट की लैंग्वेज ही लिखनी है तो फिर बेयर एक्ट पे रहते हैं। और नोट्स में आपसे इसलिए बोल रहा हूँ कि जो चीज़ बेयर एक्ट में नहीं है नोट्स उसके बनाने हैं। जैसे किसी चीज़ का ऑब्जेक्ट बेयर एक्ट में नहीं मिलेगा, नोट्स बना लो। केस लॉज बेयर एक्ट में नहीं है, नोट्स बना लो। डिफरेंशियल क्वेश्चंस बेयर एक्ट में नहीं है, नोट्स बना लो। तो वहाँ नोट्स बनाओ जो चीज़ बेयर एक्ट में नहीं है, या वो सेक्शन जो आपको बेयर एक्ट में समझ में नहीं आ रहे हैं सिर्फ उनके नोट्स बना लो। अदरवाइज आपको रहना बेयर एक्ट पे ही है, क्योंकि लिखना बेयर एक्ट में से ही है। नंबर सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे बेयर एक्ट की लैंग्वेज लिखने पे ही।
लैंग्वेज का मेरा मतलब ये है यहाँ पे, जब बेरेट के की एलिमेंट्स आप लिखते हो तो ज़्यादा नंबर मिलने की संभावना होती है। अपनी लैंग्वेज में लिखते हो तो आपको उतने ज़्यादा नंबर नहीं मिलते हैं जितने नंबर ज़्यादा मिलते हैं जब आप बेरेट के इंपॉर्टेंट वर्ड्स मेंशन करते हो। तो ये मैंने आपको बताया नोट मेकिंग प्रोसेस कि डिटेल में बनाने हैं, बिल्कुल बना सकते हो, पर डिटेल में बनाने के बाद आपको शॉर्ट में भी नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि डिटेल में हर चीज़ याद नहीं होती है। वो आप एक बार देख लो फिर शॉर्ट नोट्स पे आ जाओ। और जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो तो सबसे बेस्ट है, वो तो करना ही करना है। इसलिए आप देखोगे जनरली जितने के भी सिलेक्शंस होते हैं उनके बेरेट आप उठा के देखो, आपको पूरे रंगीन दिखेंगे। कहीं पेन से क्या लिखा है, कहीं कहीं पेन से क्या लिखा हुआ है, हर पेज पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। क्योंकि जितनी बार बेरेट रिवाइज करेंगे साथ साथ में वो सारी चीज़ें भी रिवाइज होती रहेंगी जो कि आपने बेरेट में लिखी हैं। इसलिए अपने बेरेट को ही नोट्स बना लो। और ये अगर आदत आपको पहले दिन से ही लग गई तो आप 1.5-2 साल जब आप रिवीजन करते रहोगे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, प्री में और मेंस में और इंटरव्यू में। तो ये स्ट्रेटजी मुझे आपको बतानी थी आरजेएस की, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आरजेएस का एग्ज़ाम होता है, प्री मेंस इंटरव्यू। फिर मैंने आपको सिलेबस बताया, सिलेबस में अब तो के न्यू लॉज आ चुके हैं और बाकी का जो रिमेनिंग लॉ है वो सेम है, हिंदी इंग्लिश का सिलेबस होता है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि सिलेबस के बाहर से भी आपको कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं जैसे केस लॉज और ये सब डॉक्ट्रिन मैक्सिम्स। उसके बाद मैंने फिर आपको बताया कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो आपके दिमाग में रहते हैं। फिर मैंने आपको लास्ट में बताया कि नोट्स कैसे बनाने चाहिए और क्या नोट्स ज़रूरी हैं, और सबसे बेस्ट है कि बेरेट को ही नोट्स में कन्वर्ट कर लो, ताकि जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार वो चीज़ें याद करोगे बेरेट के साथ साथ, उतना ही आसान हो जाएगा प्री में याद करना और मेंस में लिखना। जाने से पहले मैं आपको फिर रिमाइंड करा देता हूँ, 21 अगस्त से बैच स्टार्ट हो रहा है। फाउंडेशन बैच है, 7 दिन का फ्री डेमो है। आप इस नंबर पे जो मैंने आपको नंबर बताया था इस पे कॉल करके आप कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो पूछ सकते हो। रजिस्टर कराओ, 7 दिन क्लासेस लो, फ्री है, कोई चार्ज नहीं होगा। आगे आपके ऊपर है कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। थैंक यू।